फादर भी एजुकेशन को लेके कंजर्वेटिव थे, बहुत ज़्यादा, उन्होंने सोचा ही नहीं था। बहुत ही उन लोग के लिए शैटरिंग एक्सपीरियंस था। क्या कभी महकमे में आपके पीयर्स के साथ ये डिस्कशंस होते थे कि हम खुद बटे हुए हैं दो पार्टों के बीच में कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? किरण बेदी मैडम जो थी वो कोई भी कंसेशन अपने लिए नहीं मांगी। बहुत लोगों ने मुझे मना भी किया, बहुत ने समझाया भी, बट मुझे बड़ा ये था कि नहीं, मैं जाऊंगी। Why did you feel guilty? And repeatedly you kept feeling guilty कि मैं होती तो सिचुएशन और बेहतर हैंडल हो जाती। यूनिफॉर्म पहन के काम करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि देन यू डोंट बी फेमिनिन। लोग आपको आपके जेंडर से एसोसिएट करना ही बंद कर दें। मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर जब कोई इंसान सफलता हासिल करता है तो उस सफलता के मायने गहरे और बेहद खूबसूरत होते हैं, पर कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जो न मात्र प्रेरणा देती हैं पर मिसाल बन जाती हैं। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं किताब वाला। और जिस मिसाल की मैं बात कर रही हूँ वो कहानी है बिहार की पहली महिला IPS ऑफिसर मंजरी जरवार की। और जो किताब है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, उसका नाम है मैडम सर। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि ये जो कहानी है और इसकी कहानीकार एक ही है और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आज वो स्टूडियो आई हैं। हेलो मैम, अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो दैट यू कॉल्ड मी फॉर दिस शो एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड to all your questions and whatever you have to ask me, and I hope the viewers will enjoy my talk। उनको अच्छा लगेगा जो कुछ भी मैं उनको बताऊंगी या उनसे चर्चा करूंगी। मैंने इसको ज़्यादा अपने मेमोइर्स के तरह लिखा है और ये एक मेरे रिटायरमेंट तक का ही कहानी है और अभी मेरे लाइफ में अभी भी बहुत कुछ मैं कर रही हूँ। शायद कभी और आगे कुछ लिखने का मौका मिले, लेकिन ये बचपन से लेके जब तक मैं नौकरी में थी, IPS की नौकरी कर रही थी, तब तक का कहानी है। द स्टोरी ऑफ हर एज एन IPS ऑफिसर, रिटायरमेंट तक, 2010 तक मैम? हाँ, 2010 तक ही है। यस, दैट इज़ व्हाट आई वुड से, वहाँ तक का ही है। पर ये किताब जो लोग भी पढ़ेंगे ना, दे वुड वांट यू टू राइट अगेन। वो चाहेंगे आप दोबारा लिखें। इतना ऑनेस्ट अकाउंट है। मैं चाहती थी कि मैं वो 18-19 साल की मंजरी से करूं, और प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, वो बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि जिस इंसान जो किरदार हम पढ़ रहे होते हैं वो खुद सामने बैठा हो। तो मैं तो वो जुड़ गई हूँ उस लड़की से जो उसकी स्टोरी है, उसकी स्ट्रगल्स हैं और जितना कुछ हासिल किया उन्होंने अपनी लाइफ में। और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ये बैठा पाना कि वो ही सामने बैठा है मेरे। मैम, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतना ऑनेस्ट अकाउंट, जैसे ट्रेनिंग को लेके आप बोलती हैं जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की थी कि मेरी ट्रेनिंग अब तक तो केवल एक हाउसवाइफ के तौर पर हुई थी। मैंने कपड़े सीना सीखा था, खाना अच्छे से बनाती थी। आई वॉज ट्रेन टू बी अ हाउसवाइफ, आई वॉज ट्रेन टू बी अ लेडी, क्योंकि सिंगिंग क्लासेस भी लिए आपने और नीडल वर्क सीखा, खाना बनाना, एवरीथिंग, बट नॉट करियर। तो आपको लगा नहीं कि लोग जज करेंगे या मैं इतनी ऑनेस्ट हो रही हूँ, आई एम बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट अबाउट माय अकाउंट्स? ऐसा है कि ये किताब हम अपने रिटायरमेंट के करीब 12 साल के बाद मैंने ये किताब लिखा है और मैंने लिखा भी है कि मैं ये किताब लिखना भी नहीं चाह रही थी और मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया था। जब मैं रिटायर हो गई तो उसके बाद जो कुछ भी कागज़ और फाइल्स वगैरह पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि अब इसको क्या करना है, इसको मैंने सबको हटा दिया, बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया। सोचा कि अब ये काम ख़त्म हो गया, लाइफ इज़ ओवर एज़ फार एज़ दिस इज़ कंसर्न। फिर परिवार में हमारे भाई ने बहुत हमें इनकरेज करना शुरू किया, मेरे बच्चों ने कहा कि कुछ तुम्हें लिखना चाहिए। एक मैंने अटेम्प्ट भी किया लिखने का, लोगों ने कहा कि नहीं लिखो, लेकिन वो कुछ अच्छा से चला नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। अभी जब पैंडेमिक हुआ तब फिर लोगों ने कहा कि नहीं लिखो, क्यों नहीं लिख रही हो, क्यों घबरा रही हो, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो ये किताब ऑनेस्ट इसलिए है क्योंकि मैंने पूरे अपने स्टोरी को बिल्कुल फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली लिखा। ये नहीं था कि मैंने कोई भी इंसिडेंट को एग्जैजरेट किया या कोई भी इंसिडेंट के बारे में कम बताया। अगर कोई चीज़ मैंने अच्छा किया तो वो भी बहुत अच्छे से लिखा, और जो चीज़ मैं नहीं सॉल्व कर सकी या जो मेरे लिए हमेशा रह गया कि ये मुझे इस तरह से नहीं, ऐसे डील करना चाहिए था, वो भी कहानी मैंने ऑनेस्टली लिख दिया। इसलिए बहुत लोग हमको कह रहे हैं कि दिस एन ऑनेस्ट अकाउंट।
तो ऑनेस्ट इसलिए है क्योंकि हमने कोई चीज़ एडिशन किया है ना कोई सब्ट्रैक्शन किया है। जो जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ही मैंने इस किताब को लिखा है। एंड इट इज़ अ फैक्ट कि पहले 18-19 साल तक मुझे एक हाउसवाइफ के लिए ही ट्रेन किया गया। पेरेंट्स का, हम लोग 3 बहनें थीं और एक बहुत छोटा भाई था, तो पेरेंट्स लोग का पूरा एम्फोसिस था कि शादी लड़कियों की अच्छी तरह से हो जाए। तो जो कुछ भी सीखना था कि घर में कोई भी काम करने के लिए जो भी कुछ जानना चाहिए था, खाना बनाना है या सिलाई है या एम्ब्रॉयडरी है या पेंटिंग करना है, वो सभी कुछ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस था। उसको बहुत उन लोगों ने मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से उन लोगों ने सिखाया। और मैं भी वो सोचती थी कि यही लाइफ है, तो मैं भी वही सीखती गई। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे करियर भी लेना है या मुझे ऐसा कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया। और जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढालना चाहा वैसे ही मैं चलती गई। कभी आपको ख्याल नहीं आता था कि क्योंकि आप एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती हैं, आपके दादाजी भी हिंदी लिटरेचर के एक बहुत बहुत बड़े राइटर रहे हैं, आपके फादर भी लिखते थे, और तो कभी आपको ये मन में सवाल नहीं आया कि ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं और इतने सक्सेसफुल हैं अपने रिस्पेक्टिव करियर्स में, पर लड़कियों की जब बात आती है, इतनी पढ़ी लिखी फैमिली होने के बावजूद भी, जैसे आप बताती हैं आपके फादर भी एजुकेशन को लेके कंजर्वेटिव थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने सोचा ही नहीं था। आपकी मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी बच्चियों को कॉन्वेंट एजुकेटेड बनाना है। तो डिस्पाइट दैट कभी मैम कभी ख्याल नहीं आया, आपने कभी सवाल नहीं किया इस बात पर कि क्यों है ऐसा, या आप कभी हमें नहीं कहते कि अरे तुम बड़े होकर क्या बनोगे या क्या सोचा है करियर के बारे में? कभी नहीं। अब मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा था, बट घर का माहौल ही यही था कि स्कूल जाओ, स्कूल से लौट के आओ, फिर अपना होमवर्क करो। घर में जो फैमिली था, एक्सटेंडेड फैमिली था, जॉइंट फैमिली था, उसी के साथ खेल खुशी में रहते थे हम लोग। कभी ये बात ही नहीं उठा कि हम लोग नौकरी करेंगे, या हमने अपने फादर और ग्रैंडफादर को देखा कि इतने स्टूडेंट्स घर में आते थे, इतना चर्चा होता था किताबों के संबंध में, कि कभी हम भी इनके साथ अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के या अपने बाबा के साथ बैठ के किताबों के संबंध में चर्चा करेंगे, ये पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन एक माहौल ज़रूर था कि एजुकेशन का एक माहौल था, बट नॉट मेंट फॉर अस, हमारे लिए ट्रेडिशनल था। और दूसरा था एक पॉलिटिकल माहौल था। तो हमारे घर में, जैसे मैंने किताब में भी लिखा है, आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर आते थे, उनकी बातें हम लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, लेकिन कभी दिमाग में ये नहीं आया कि कभी हम लोग इनके करीब आके कभी हम लोग भी पॉलिटिकल बनेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे एंड ऑल। ये कभी दिमाग में आया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। बिहार की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर होने की बात तो मैंने आपको बताई, साल था 1976, उस बैच की आईपीएस ऑफिसर मैम रही हैं। और उससे पहले प्लान था लेडी एडविन कॉलेज में जाके होम साइंस पढ़ने का, दिल्ली आने का, और दिल्ली आने से एक दिन पहले मैम के फादर ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, इमोशनल हो गए और जाना कैंसिल हो गया। इनके मार्क्स अच्छे थे, शी वॉज ऑलवेज अ मेरिटोरियस किड, और जब ये हुआ तो क्रश्ड फील किया आपने, बहुत दुखी हो गई थी। और फिर पटना वुमेंस कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में मैम ने ग्रेजुएशन किया। इस पूरे सिनारियो में जब हम एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली की बात करते हैं, फाइनेंशियली संपन्न होने की बात करते हैं, तो लगता नहीं कि कोई खासा दिक्कतें रही होंगी जीवन में आपके, पर जो इसके बाद होने वाला था मैम, वो काफ़ी चेंजिंग था। आई थिंक इट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ एंड द फैमिली ऑफ एंड द लाइफ ऑफ माय ऑल फैमिली मेंबर्स। पूरे फैमिली के लिए, हमारे बहनों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, वो कंजर्वेटिव माहौल में इट वाज रियली बहुत ही उन लोग के लिए शैटरिंग एक्सपीरियंस था। यू डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट इट? मैं चाहती हूँ आप, अगर आप कहें तो मैं, नहीं तो नहीं, मैं बात कर सकती हूँ ऐसा। अगर हमें मेरे कहानी से अगर कोई और की दुनिया खुल जाए तो आई वुड लाइक टू शेयर विद देम, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां मैम जो हताश हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी बात हुई थी, तो लास्ट ईयर में थी, आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी और मैम का रिश्ता पक्का नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में थे आप जब रिश्ता पक्का हुआ? शादी लास्ट ईयर में हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, करीब लास्ट, हाँ, कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, यू वर टू गिव पेपर्स। यस। तो और ये सब हुआ, और बहुत छोटे समय में मैम सेपरेट भी हो गई थी अपने हस्बैंड से, और कारण नहीं पता, कुछ नहीं पता। इतनी इम्प्रेशनेबल एज में थी, कोई सवाल नहीं किया, कुछ नहीं। और उसके बाद जो इंसान टूट गया है, हताश हो गया, उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को खड़ा किया, तो ऐसा
कि आज वो यहाँ है और उनकी कहानी मुझ जैसे आप जैसे कितने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है। ये वो टाइम था जिसके बाद मैम ने डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। मैं जानना चाहती हूँ कि यूजुअली जब हम इतने परेशान होते हैं, और मैम केवल खुद का अपना गम नहीं, परिवार वालों का भी, जहन में कुछ और आता नहीं है, यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, किसने आपको कैसे सडनली लगा कि नहीं मुझे तो तैयारी करनी है, और राव स्टडी सर्कल फिर आप कोचिंग ज्वाइन करने आई थी दिल्ली, कैसे हुआ था मैम ये? मैं खुद जब सोचती हूँ कि कैसे ये हुआ होगा तो मुझे काफ़ी एक अजीब सा लगता है कि आई डोंट नो इन व्हाट स्टेट ऑफ माइंड आई वाज दैट आई डिसाइडेड टू डू दिस, कि हम किस परिस्थिति में थे या क्या सोच रहे थे कि मैंने अपने लाइफ को बिल्कुल टर्न कर दिया। सो मैं सोचती हूँ कि एक तो हमारे फादर पहले ही लेडी ऑर्विन कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं भेजे, उसके बाद मैं कभी इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहती थी, मैं कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़ सकती थी क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी। लेकिन मेरे पिता उस वक्त भी कहने लगे कि नहीं, जहाँ मेन पढ़ते हैं वहाँ, जहाँ मर्द लोग पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, वहाँ तुम्हें नहीं भेजेंगे। तो पटना विमेंस कॉलेज में मुझे भेजा गया क्योंकि इट्स एन ऑल गर्ल्स कॉलेज, इट इज़ रन बाय द नन्स। तो वो बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल का ही एक्सटेंशन था, बड़ा स्ट्रिक्ट थी, नन्स बहुत पर्टिकुलर थी कि हम लोग क्या कपड़ा पहन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो वही स्कूल का स्ट्रिक्ट माहौल कॉलेज में भी था। फिर उसके बाद शादी हो गई एंड आई नेवर क्वेश्चन कि मेरी शादी इतनी क्यों जल्दी हो रही है। मुझे बहुत समझ में भी नहीं आया कि ये शादी के लिए क्या जल्दी है और हमें क्या करना है वहाँ जाके। घर में जब मैं ससुराल पहुँची तो वहाँ माहौल बड़ा अजीब सा, मुझे बड़ा डरा डरा सा एटमॉस्फेयर वहाँ का लगता था। फिर उन लोगों ने कहना शुरू किया कि मैं उनके लड़के के लिए फ़िट नहीं हूँ, पैसा ठीक नहीं दिया, सामान ठीक नहीं दिया, ऐसे ऐसे बातें वो करते थे। मुझे समझ ही में नहीं आता था कि ये क्या कह रहे हैं, इसमें मेरी क्या रोल है। इन लोगों ने तो मुझे इतने दिन तक देखा था, 1.5 साल पौने 2 साल तक एंगेजमेंट रहा था, लेकिन फिर भी इट वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल। एंड देन आई केम बैक। जब मैं वापस लौट के आई विदेश से, जहाँ हम गए हुए थे अपने एक्स हस्बैंड के पहले पोस्टिंग पे, तो उसी वक्त मुझे पता नहीं भगवान का कृपा था या क्या था कि मैंने उस वक्त पहला रिबेलियन अपने पिता के लिए के अगेंस्ट शो किया। मैं पटना जाने से मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं पटना बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी। शायद मैं पटना को फेस नहीं करना चाहती थी, उस फ्रेंड्स के सर्कल, रिलेटिव्स के सर्कल को फेस नहीं करना चाहती थी। उस वक्त अपने को शायद मैं फेलियर एक महसूस कर रही थी। सो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपना ज़िंदगी अपने बनाऊंगी, और बिना मेरे पिता से कुछ परमिशन लिए ही मैं राव स्टडी सर्कल चली गई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मिस्टर राव वॉज सच अ फिगर इन दोज डेज़ दैट ही डिड नॉट बैट एन आईलिड। ही जस्ट, वो सिर्फ मेरे से पूछे कि आप क्यों आई हैं अभी इस कोर्स को करने, एंड आई टोल्ड हिम, हम अपना स्टोरी बहुत ब्रीफ में बताए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि नहीं, आप ये इम्तहान ले सकती हैं, आपको ऐसे ऐसे पढ़ना होगा। और उन्होंने एक पूरा लिस्ट बना के दिया, क्योंकि मेरा कोई ओरिएंटेशन ही नहीं था सिविल सर्विसेज के लिए। मेरा तो ओरिएंटेशन बनाया गया था एक हाउसवाइफ के लिए, और वो बिल्कुल, वो रास्ता ही बिल्कुल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन अब मोड़ा जा रहा था। तो राव साहब ने एक लिस्ट बना के दिया कि ये के किताब पढ़ लो, और ये न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है, 2 न्यूज़पेपर, और एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूटीन उन्होंने फॉलो किया, बनाया मेरे लिए, जिसको मैंने बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा वैसे ही मैंने उसको फॉलो किया। एंड प्रॉब्ली दैट वाज द स्टोरी ऑफ माय सक्सेस। वहीं से डिसिप्लिन और आगे सोचने का भी हमको इंस्पिरेशन मिला। डिसिप्लिन वाले एस्पेक्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि नाना नानी के घर पे भी बहुत ही ऐसा कहते हैं आपकी काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से आप रहे। यस यस, और वो शायद लाइफ का हिस्सा बन गया आपकी। आज तक आप लिखते हुए हैं इस चीज़ को कि मैं अभी भी वैसी हूँ कि जिस टाइम पे उठना है, ब्रेकफास्ट एक फिक्स टाइम पे चाहिए। तैयारी के वक्त मैम डिसिप्लिन होना और टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तो आप खुला आपने एक्सेप्ट किया है इन द बुक कि भाई मेरी ट्रेनिंग वो थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आ तो गई हूँ यहाँ पढ़ने, मैं मैनेज कैसे करूँगी। इसके अलावा पढ़ाई में खासा अगर आपको कोई प्रॉब्लम याद हो, या
कि इस चीज़ को टैकल करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि अगर वो मैं नहीं कर पाती तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता मुझसे। यस, बहुत मुश्किल हुआ बिकॉज़ हमें डबल सब कुछ करना पड़ता था। पहले हम सिलाई, कढ़ाई और ये सब में ज़्यादा टाइम लगाते थे। पढ़ने में अच्छे थे बट आई डिडंट थिंक कि हम उस वक़्त कोई हम स्पेशल एफ़र्ट करते थे। लेकिन बाद में जब हम आए यहाँ पे एमए का क्लास करने, तो बहुत ही कठिन मुझे लगता था, क्योंकि क्लासेस होते थे। मैं हॉस्टल में पहली बार रहना आई थी, कभी हॉस्टल में रही नहीं थी। दिल्ली का एक माहौल ही बहुत फ़र्क था फ्रॉम पटना। पटना में बड़ा शेल्टर्ड लाइफ था, यहाँ सब कुछ अपने ही करना पड़ता था। और सुबह 6 बजे उठ के तैयार होके राव के स्टडी सर्कल में जाना होता था ट्रेनिंग के लिए। तो इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग और मुझे कभी कभी लगता था कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं। लेकिन हमको लगता है कि मेरा डिटर्मिनेशन भी उन दिनों में बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट हमारी फ्रेंड्स जो थी वो इधर उधर भी कुछ करती थी, घूमने जाती थी, मैं कभी कहीं नहीं जाती थी। सारे टाइम पढ़ाई में लगी रहती थी, अपने कोर्स कंप्लीट करना, अपना राव स्टडी सर्कल का असाइनमेंट सब करने में लगी रहती थी। तो इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम आई थिंक फॉर मी। और मेरी फ्रेंड्स कहती भी थी कि तुम इतना फोकस्ड कैसे हो, हाउ इज़ इट दैट यू आर सो फोकस्ड। बट मुझे लगता है कि डिसिप्लिन तो मैं थी ही, और मेरा एक हो गया था कि ये चैलेंज है और मुझे तो करना ही है। और मिस्टर राव भी बहुत एनकरेज करते थे, नोइंग माई सर्कमस्टांसेस परहैप्स। वो चाहते थे कि हम अच्छे से पढ़ें, कम्पीट करें। मेरे असाइनमेंट्स को बहुत ध्यान से करेक्शन करते थे, बहुत क्रिटिकल रहते थे, बताते रहते थे कि ये बिल्कुल सही नहीं लिखा है, इसको ऐसे ठीक करो। सो इट वाज अ गुड, इट वाज वेरी एनकरेजिंग टू बी विथ हिम। एंड हमारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी, जो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचने का प्रेरणा देती थी कि भाई नहीं तुम्हें हो जाएगा, नोट्स बनाना है या कोई चीज़। हम क्लास बहुत बहुत दिन मिस करते थे क्योंकि मुझे और पढ़ाई करना होता था, तो दे यूज़ टू हेल्प मी। वो लोग बहुत मदद करती थी विथ एवरीथिंग। देन एक छोटा सा एक्सर्प्ट आपकी लाइफ से उठा के मैं बताऊंगी और उसके बाद एक फॉलो अप क्वेश्चन है। जब मॉस्को से वापस आई, जब वो जो विदेश की बात कर रही थी, मॉस्को से जब ये दिल्ली आई तो एमए में एडमिशन लिया, कोचिंग में एडमिशन लिया, ये सब मैनेज कर रही थी। और शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस पूरे टाइम डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। इट वाज नॉट इजी। 5 साल लगे थे मैम शायद। हाँ, मैम का प्रोबेशन कंप्लीट हो गया था एनपीए में, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में। और कितना अपने आप में सोच के देखिए, किसी ऐसे इंसान की कहानी जिसने इतना कुछ देखा, साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा है, पर वो इतना फोकस्ड है। वो अर्जुन का तीर और चिड़िया की आंख वाली बात हो जाती है कि और कुछ समझ नहीं आता कि आप वो कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो हार्ट ब्रेकिंग है, केवल मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए भी। एंड डिस्पाइट दैट यू fought against all the odds and you came out with flying colors. That is inspiring to say the least, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। But मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ हो जाती हैं, कोई चाहता नहीं है कि कोई इन एक्सपीरियंसेस से गुजरे या ऐसा कुछ उनके साथ हो, पर उनके लिए मैम क्या कहना चाहेंगी जो इन सब के बाद, जैसे यंग लड़कियां हैं, महिलाएं, औरतें, इनफैक्ट आदमी भी, हमें नहीं पता होता कोई रिश्ता कब ख़त्म हो जाएगा, और हर चीज़ के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप खुद को भी नहीं कर सकते, कोई कारण आपको पता नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज मैम प्लीज़ दीजिए, जो इन परिस्थितियों के आगे ऑलमोस्ट घुटने टेक देते हैं, जो सोचते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है मेरे लिए। ना, आपका बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और आपका प्रश्न के बारे में मुझे रियली सोच के बताना चाहिए। बट ये प्रश्न काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे परिस्थितियों में आजकल लड़कियां हैं और कोई भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कि यस, लाइफ में कोई भी चैलेंज हो सकता है। इट्स नॉट ओनली कि कभी मैरिज ही फेल कर जाए, कभी बच्चों का चैलेंज हो सकता है, कभी पेरेंट्स को लेके चैलेंज हो सकता है, फैमिली में कोई चैलेंज हो सकता है। तो मैं सोचती हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ना के लिए कभी भी किसी को अपने पास्ट को लेके एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ उसको पीछे छोड़िए, आगे आप बढ़ने का कोशिश करिए। मैं बहुत कम उम्र की थी जब ये सब होने लगा मेरे साथ, और मेरे लिए उस वक्त शायद कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था। मैं भी शायद अपने पेरेंट्स का बात सुन के पटना चली जाती, घर में रहती,
सब कोई बड़ा सिंपथाइज हमारे साथ करते, हम शायद दिन भर रोते या जो भी कुछ सोचते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और आई वॉज डिटर्मिन्ड। मुझे लगा कि मैंने कुछ करना चाहिए और मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ अगर विपरीत परिस्थिति में कुछ ऐसा हो जाए तो उसको लेके झकते नहीं रहना चाहिए। उसको आप जस्ट ब्रश इट असाइड, थिंक कि भाई वो हो गया, वो गलत चीज़ हो गया या कोई ऐसा परिस्थिति हो गया जो मैं जिसको लेके आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। तो लुक अहेड इन लाइफ, और जब आप लुक अहेड इन लाइफ करिए, जब आगे का आप सोचिए, तो वो पीछे क्या हुआ है उसके लिए एंगर, गुस्सा, डिस्पेयर कि मेरे ही साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है कि आपको वो नीचे खींचता है। इट डजंट अलाउ यू टू मूव अहेड। यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ कि हम उस रोड पर आगे बढ़ते चलें, जो भी रास्ता है उसको साफ करते चलें, ना कि हम हमेशा पीछे देख के उसी पुराने बात को सोचते रहें कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिस विल नॉट हेल्प यू टू मूव अहेड। और मेरा कहना है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ उसको पीछे छोड़िए, कोई अच्छा चीज़ सोचिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। किसी के साथ आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो सकता है तो आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करके आगे चलिए। हम एडवाइस उसी चीज़ की देते हैं जो हम खुद फॉलो करते हैं। आप कह रही हैं कि गुस्सा नहीं रखना चाहिए, कोई मलाल मत रखो मन में। हाँ, मलाल मत रखो, हाँ। दैट इज़ द राइट वर्ड। गुस्सा तो मलाल से ही आता है। और आप लिखती भी हैं कि मुझे कोई बिटरनेस नहीं है। मैं एक एक्सर्प्ट उठाऊंगी, वो पढ़ते हुए मुझे गुस्सा आया क्योंकि मुझे ऐसा लगा ऐसे बात कौन करता है और कैसे कह सकता है। आपके घर में कोई किसी को आप ब्याह कर लेकर आए हैं और आप उनसे कहते हैं कि तुम मेरे लड़के के फीते, जूते के फीते बांधने लायक भी नहीं हो, और आप उसको कोरिलेट करती हैं। मैं इमोशनल हो रही हूँ बोलते हुए, जब आप एकेडमी में अपने जूते बांध रही होती हैं। इन सब के बावजूद यू रियली डू नॉट फील बिटर, गुस्सा नहीं आता। मैं वो क्लैरिटी मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे है, बिकॉज ये तो होता है ना कि नॉर्मल इमोशन से पार पा लेना, तो ये बहुत आसान सा बना देगा जीवन को किसी के भी, अगर हम कर लें तो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ मैम। नहीं, ये बहुत ही कठिन होगा। आई थिंक कि इट मस्ट बी अ टफ कॉल। लेकिन मैं ये बताऊं कि जैसे मैं आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए गई तो इट वाज अ रियल चैलेंज, क्योंकि कहाँ मैंने फिज़िकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया था, फिज़िकल कोई भी ट्रेनिंग नहीं किया था अपने लाइफ में। और यहाँ पीटी, परेड, राइफल ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग विथ मैन, ये सब मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं कभी भी हताश नहीं हुई एंड आई वॉज फुल ऑफ लाइफ। आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग एवरीथिंग। आई फेल्ट कि ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और अकेडमी में भी एक माहौल था कि जब सभी स्टाफ के लोग एनकरेज कर रहे थे हम लोग को। अगर पैर में दर्द हो रहा है, पैर फूला है, तो कोई चीज़ छोड़ते नहीं थे। ये नहीं था कि आप छोड़ दीजिए। जैसे मेरा हॉर्स राइडिंग करते वक्त मेरा हाथ टूट गया था, मेरा माई पाम हैड ब्रोकन, बट ये कभी किसी ने नहीं कहा कि अब घोड़े पे नहीं चढ़ो। इनफैक्ट ये था कि अगर घोड़े ने तुम्हें फेंक दिया तो उसी वक्त घोड़े पे फिर से चढ़ जाओ और राइडिंग करो, क्योंकि दैट इज़ व्हाट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। तो उस वक्त बहुत, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ कि वो ट्रेनिंग में मुझे बड़ा एक बहुत ही एनकरेजिंग लगता था कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ और ये चैलेंज लेके मैं कर रही हूँ। जैसे एक होता है कि रस्सी पे आप चढ़ जाइए, मैं रस्सी पे चढ़ जाती थी लेकिन मैं रस्सी से उतर नहीं पाती थी। तो लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा, वो मार्क्स मेरा कट जाता था। लेकिन शायद मैं अपना लॉ वगैरह पढ़ने में अच्छी थी तो वो मार्क्स मेरा कॉम्पनसेट करते थे, क्योंकि ट्रेनिंग में सब कुछ बराबर के हिसाब से है। सो देयर इज़ नो चेंज बिटवीन अ मैन्स ट्रेनिंग एंड अ वुमेन्स ट्रेनिंग इन द पुलिस। सो इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। देन आपने पूछा कि हाउ इज़ इट दैट यू डिड नॉट हैव एनी फ्रस्ट्रेशन। मे बी लेटर इन लाइफ द रोल माई हस्बैंड प्लेड, the birth of my children, the family in which I got married, वो लोग सब कोई बड़े पॉजिटिवली मेरे तरफ इंक्लाइन थे। तो कभी मुझे ये उन लोगों ने फील नहीं होने दिया कि ये पास्ट मेरा क्या था। हमें वैसे ही उन लोगों ने एक्सेप्ट किया जो कि हम लेके अपना आए आफ्टर आई हैड गॉट इनटू द पुलिस, बिकॉज देन ओनली आई मेट देम। और हमने भी कभी उस पीछे के बात को सोच के कोई अपने एक्शंस को
ख़राब होने नहीं दिया। सबसे हम अपना एक अच्छा ही रिश्ता मेंटेन करके आगे लाइफ को बढ़ाएं। ऐसा कह सकते हैं कि जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं उस पर, क्योंकि इतना कुछ हो रहा था आपके आसपास। आप कहते हैं कि मुझे वो चैलेंज बहुत पसंद था, मेरा बस चलता तो मैं दिन एक्सटेंड कर दी थी, 24 से ज़्यादा घंटे होने चाहिए थे मेरे दिन में, मैं इतना काम कर रही थी, एंड एवरीथिंग वाज पॉजिटिव। तो उन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ, जो शायद बिल्कुल, पीछे मैं छूट भूल ही गई। है जब मैं किताब लिखने बैठी तब मुझे बहुत सी बातें याद आने लगी, अदरवाइज हम तो एकदम मेरा मेमोरी भी बहुत फेड कर गया था कि वो क्या था, एक शायद बैड नाइटमेयर के जैसा था, एक बैड सपने के तरह था। लेकिन वो कभी हमने अपने ना नौकरी पे उसको इम्पैक्ट करने दिया। हालांकि कभी कभी कोई ऐसा ऐसा केस आता था तो लोग कहते थे कि अरे बिकॉज शी इज़ हैड दिस प्रॉब्लम इसलिए ये केस को ऐसे देख रही है, लेकिन वो भी मेरे को कुछ अफेक्ट नहीं करता था। मुझे तब लगता था कि जो सही है वही करना चाहिए, एंड आई एम वेरी कमिटेड टू राइट एंड रॉन्ग। हम अपने लाइफ में कोई गलत काम कभी नहीं करना चाहते हैं और हम सही काम करना चाहते हैं। तो पुलिस के भी नौकरी में भाई वही था मेरा कि जो सही है वही उस औरत के साथ करो, कोई गलत काम करने का ज़रूरत नहीं है। और कोई मेरे पीछे क्या हुआ था, पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, उसके इम्पैक्ट को पीपल वुड टॉन्ट मी समटाइम्स जब उनका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता था, लेकिन हमको वो कभी इम्पैक्ट नहीं किया। आई सेड कि नहीं, जो सही है वही करो। और लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा था। हाँ। मुझे एक इंसिडेंट बताइए, आपका हाथ टूट गया था, कास्ट लगा हुआ था आपके हाथ पे, और तब भी आप हॉर्स राइडिंग वाला टेस्ट क्लियर कर गए थे। हाउ डिड यू मैनेज दैट? तो हमारे जो एडी ओडी थे, मतलब जो हमें आउटडोर ट्रेनिंग कराते थे, जो हमारे एडी, उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत, हमारा पाम एक्चुअली टूटा था, हथेली टूटा था। तो उन्होंने कहा कि देखो ये करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैन यू होल्ड द जो आप घोड़े पे चढ़ सकती हैं और घोड़े का जो कमान है उसको संभाल सकती हैं। तो मैंने कहा हाँ, मेरा मुट्ठी तो बंद रहा है लेकिन हल्का हो रहा है। तो उन्होंने कहा इतने में तुम्हारा हो जाएगा, सो यू गो ऑन द हॉर्स, कुछ नहीं होगा। एंड अभी कास्ट में है, एग्जामिनर्स भी तुम्हें देख रहे हैं, तुमने इतना हिम्मत किया है कि इसके बावजूद घोड़े पे चढ़ रही हो, तो आई एम श्योर इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। And I think that It might did, have it did. created Of an course, impact, of course. because a lady with a broken arm going on the horse and doing everything, तो हमें उसी में पास कर गए होंगे हम, हमें मुझे यही लगता है। मैम, एक ग्लोरियस करियर को जब हम देखते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं, क्योंकि जो लाइमलाइट में आता है वो बहुत सुंदर होता है, वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है, पर जो उसके पीछे स्ट्रगल रही होती है इंसान की, जैसे मुझे याद है मैं आई वॉज ऑन माई टोज जब मैंने ये पढ़ा कि आप इतनी एक्साइटेड थी जब फर्स्ट पोस्टिंग पे आप गई, और उनको आप बहुत एडमायर करती थी जो सीनियर थे आपके, कि अब आई गेट टू डू सम वर्क, और पहले ही दिन आपको आपके जेंडर की वजह से मतलब एकदम दरकिनार कर दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि किरण बेदी की फाइल आएगी तो मैं पढ़ के बता पाऊंगा, उससे पहले कैसे पोस्टिंग दो। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। एंड यू रोट, यू वर क्रश्ड। कैसा फील हुआ? क्योंकि जब यूजुअली सब हंकी डोरी चल रहा होता है तो हमें लगता है सब अच्छा ही होगा, अब मैं प्रोबेशन भी कंप्लीट हो जाएगी मेरी, नाउ आई विल गेट टू सर्व एज एन ऑफिसर, और पहले ही दिन नौकरी के, एक तो सब ताड़ रहे थे, ताड़ना ही बोलूंगी मैं आपको, मैम लिखती हैं आई वाज अ फिश इन अ ग्लास बोल, कि हर किसी की नजरें मुझ पे थी कि वो जा रही है, अरे एक औरत को पहली बार यूनिफॉर्म में देखा है, मतलब और ये सब, और उसके बाद ये हो जाना, क्या उस टाइम क्या चल रहा था आपके जहन में? याद आता है तो प्लीज़ बताइए मैम, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कि अरे ये क्या हुआ। सो मैं तो बड़े एक्साइटमेंट में आई थी, और कभी कभी हमको लगता है ज़िंदगी में कि अगर आदमी बहुत कोई चीज़ के लिए एक्साइटमेंट में रहता है तो वो शायद कभी नीचे भी हो जाता है। वो एक्साइटमेंट में इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस हाई होता है और फिर वो एक्सपेक्टेशंस उतना रह नहीं जाता है। तो शायद उस वक्त भी यही हुआ मेरे साथ कि मेरा एक्सपेक्टेशंस इतना हाई था, लेकिन फिर वो शायद नीचे हो गया और लेवल कर दिया गया। लेकिन आई मस्ट एडमिट कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरा पोस्टिंग तो किया, लेकिन उनके पूरे टेन्योर में मुझे सीआईडी में ही रखा गया। मैं बहुत कोशिश करती रही और मेरा कोई पोस्टिंग नहीं किया गया। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी आपके व्यूअर्स को कि मैं गिव अप नहीं की।
हो सकता है अभी भी मैंने 5 बैचेस ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया एकेडमी में। देयर वर लेडी ऑफिसर्स, दे आर कोई कोई लड़कियां महिलाएं थीं जिनको कभी भी फील्ड जॉब दिया ही नहीं गया थ्रू आउट देयर करियर। हाँ, वो मांगती रहीं और उन्हें नहीं दिया गया। एंड मैं शायद उनमें भी कमी थी कि उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं की। मैं रोज़ उसके लिए सभी को बोलती रही और डीजी को भी बोलती रही। आईजी जो उस वक्त हुआ करते थे, डीजी का रैंक नहीं था, मैं कहती रहती थी कि नहीं मुझे फील्ड जाना है, सबको बोलती रहती थी। आई कुड हैव ऑल्सो गिवन अप, मैं घर पे थी, मैं इजी जॉब कर रही थी, 9 to 5 जॉब था, लेकिन आई डिड नॉट गिव अप। आई सेड कि नहीं मुझे फील्ड करना है करना है करना है। और इत्तेफाक हुआ कि जो नेक्स्ट आईजी आए वो मेरे को 2 ही 3 दिन के अंदर पोस्टिंग दी थी उनको, उन्होंने दे दिया। सो देन इट इज़ अ फैक्ट। और उसी तरह से उसके बाद जब मेरा प्रमोशन हुआ तो फिर कहा कि नहीं फील्ड नहीं जा सकती हैं, बहुत मुश्किल होगा, और मुझे फिर सीआईडी में दे दिया गया। लेकिन उस वक्त भी मैं हमेशा हल्ला कहिए कि मचाती रहती थी कि नहीं मुझे फील्ड दीजिए, मुझे एसपी का जॉब करना है, डीआई हम फील्ड जाना चाहते हैं। इसमें मैं चीफ मिनिस्टर को भी बोली, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शायद आप हमको बताया गया कि आप पटना से बाहर नहीं जाना चाहती हैं, अब पता नहीं उनको किसने ये बात कहा, लेकिन मैं इंसिस्ट करती रही कि मुझे फील्ड का पोस्टिंग करना है, और मुझे फिर बाद में दिया गया एंड आई डिड वेरी वेल। लेकिन बोकारो में एसपी के पोस्टिंग के बाद जब मेरा एनपीए में सिलेक्शन हो गया नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था। और ऐसे पुलिस के नौकरी में अगर किसी को कहिए कि ट्रेनिंग में चले जाइए तो उसको बहुत ख़राब समझते हैं लोग कि क्या ट्रेनिंग की जॉब में जा रही हैं। बहुत लोगों ने मुझे मना भी किया, बहुत ने समझाया भी, बट मुझे बड़ा ये था कि नहीं मैं जाऊंगी, ट्रेनिंग में क्या है। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत एनकरेज किया, शायद अगर वो नहीं जाना चाहते तो मुश्किल होता। फिर मिस्टर जूलियस रिबेरो को मैं जानती नहीं थी, जूलियो रिबेरो को, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। जब मैं उनसे मिलने दिल्ली आई तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे वो बहुत इम्प्रेस किए कि कितने वो हम्बल हैं और कितने लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और पुलिस एकेडमी जाने के बाद मेरा पूरा करियर एकदम बिल्कुल चेंज कर गया। एक मेरा जो मेरा आउटलुक टू द पुलिस सर्विस था, मेरा जो होराइजन था, वो इतना एक्सपैंड कर गया कि वो पैन इंडिया हो गया। मैं सब तरह का काम पुलिस एकेडमी में करने लगी और इंटरैक्शंस भी बहुत लोगों से होने लगा। सो इट एनरिच्ड मी, इट मेड मी अ मच बेटर पुलिस ऑफिसर। आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस आपकी राइटिंग में, अभी इस इंटरेक्शन में, और यू नेवर शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग कि आपको आप बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और उनमें से एक ख़ास महिला को आप किताब के अंत में ट्रिब्यूट देती हैं, एग्नेस। हाँ, एग्नेस के बारे में जब पढ़ रही थी मैं, तो उसको इंट्रोड्यूस भी आप ऐसे ही करते हैं कि इंसान भावुक हो जाता है कि वो इस स्थिति में थी कि वो बहुत एकदम वीक फ्रेजाइल सी, और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा आपकी लाइफ में, और एक इतने बड़े पद पर होने पर एक महिला का ये एक्सेप्ट करना कि मैं वो इसलिए बन पाई क्योंकि एग्नेस मेरे घर पे मेरे बच्चों का ध्यान रख रही थी। मैम, एग्नेस के बारे में, बिकॉज आप इतना रेवर करती हैं, इतना मिस करती हैं उन्हें, प्लीज़ टेल द व्यूअर्स अबाउट एग्नेस, थोड़ा सा ही सही। ये जब मैंने किताब पूरा लिख रही थी और एंड में जब मैं पहुंची तो मैं एग्नेस का हाल ही में एक 2 साल पहले डेथ हो चुका था। तो मैं 1-2 साल क्या 3-4 साल पहले डेथ हो चुका था। तो मैं बहुत उस वक्त भी इमोशनल थी, अभी भी मैं बहुत इमोशनल हूँ उसके लिए। तो मैंने सोचा कि वो इतना महत्वपूर्ण कार्य मेरे लाइफ में उसने किया था कि उसके बारे में ज़रूर मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो जो मुझे मन में आया वो मैंने पूरा लिखा, उसके संबंध में नरेशन में डाला एंड ऑल। एंड बाद में जब मैंने पूरा उसका कहानी एक सिरे से लिखा तो मुझे लगने लगा पढ़ के कि कुछ मेरा लाइफ और उसका लाइफ भी एक पैरेलल सा कुछ था। अब मुझे ऐसा लगता है इतने साल के बाद कि शी ऑल्सो वॉज हेल्पलेस वुमन। वो उसको ज़बरदस्ती मेरे पास भेज दिया गया, मैं नहीं रखना चाहती थी। और मैंने जब उसके को भी सोचा कि चलो इसके भी लाइफ को कुछ मैं इम्प्रूव कर दूं, इसके लाइफ को भी कुछ बना दूं, मैं क्या करूंगी इसको रख के, मेरे पास तो ऑलरेडी हेल्प है। तो मैंने जब उसको होमगार्ड के ट्रेनिंग के लिए भेज दिया तो हमको लगता है कि वो पैंट और शर्ट और शूटिंग का प्रैक्टिस उनका और परेड वगैरह करके आई तो उसका एक
उसका भी लाइफ एकदम चेंज कर गया, वो भी उसका भी थिंकिंग इम्प्रूव कर गया। वो भी एक वे में बहुत एक्सप्लॉइटेड रही थी, लेकिन जब वो मेरे साथ आई और मेरे साथ देखी कि मैं थाने जा रही हूँ, जीप पे काम कर रही हूँ, तो मुझे कभी उसने बात इसके संबंध में नहीं किया और ना ही मैंने उसके साथ कभी किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि हर लाइफ वाज आल्सो लाइक अ पैरेलल टू माय लाइफ, क्योंकि वो भी मेरे साथ हैदराबाद चली गई, वहाँ पे उसका एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में काम करने लगी। उसके बाद वो इतना पर्टिकुलर हो गई, हर चीज़ को एक ढंग से करती थी, पूरे फैमिली को वो समझती थी, उनका क्या नीड्स है, बच्चों को बहुत अच्छे से देखती थी। तो मुझे लगता है कि ये एक पैरेलल स्टोरी बन गया, जो मैंने बाद में इसके बारे में समझा। और मैं सोचती हूँ कि फॉर अ वर्किंग वुमन मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि अगर आप एक करियर फॉलो करना चाहती हैं तो अपने लाइफ में आपको किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा, एंड उसके लिए यू हैव टू ऑल्सो गिव समथिंग टू दैट पर्सन। उस लड़की को भी कुछ आपको देना पड़ेगा। और एक मैं इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ जिसके संबंध में मैंने किताब में नहीं लिखा है, लेकिन IIM बैंगलोर से मैंने कई कोर्सेज़ किए और उनके फैकल्टी के साथ मेरा बहुत आदान प्रदान रहता था। तो कल्याणी गांधी वहाँ पे एक फैकल्टी मेंबर थी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाती थी। तो उन्होंने एक बार जब हमारा इंटरेक्शन उनके साथ चल रहा था तो उन्होंने इसके संबंध में कहा कि हम लोग को अपने हेल्प को भी बहुत ट्रेन करना चाहिए और उनके भी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। हमेशा हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें घर में ही सिर्फ काम करती है। और उन्होंने कहा कि वो अपने घर में एक डेफ और एक डम लड़कियों को रखी हैं और उनको वो ट्रेन कर रही हैं दैट दे कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन देयर होम, और उनको वो डेवलप कर रही हैं। तो वो मेरे लिए एक बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ था। मैं उनके घर भी बैंगलोर गई थी और मैंने देखा कि वो दोनों लड़कियां उनके घर में क्लॉकवर्क के जैसा काम करती थी, एक डेफ थी और एक डम थी, लेकिन उनका जो आपस में कॉम्बिनेशन था काम करने का, उससे मैं काफ़ी दंग रह गई। और मैंने देखा कि इन्होंने उसके ऊपर बहुत अपना टाइम स्पेंड किया होगा उनको ब्रिंग अप करने के लिए। तो मैं अपनी डॉटर इन लॉज को भी यही बात कहती हूँ कि देखो, तुम्हारे घर में भी दोनों काम करती हैं, यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड ऐसे एक हेल्प को डेवलप करो कि वो तुम्हारे लिए भी यूज़फुल हो और वो अपने आप को भी डेवलप कर सकें कि दे अचीव समथिंग इन लाइफ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि आपको कोई सपोर्ट होना चाहिए, और सपोर्ट को बिल्कुल वैसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि अरे ये क्या है, सिर्फ काम काम काम, उसको भी डेवलप करने के लिए सोचना चाहिए। When we talk about drawing parallels, तो आप पैंट शर्ट वाली बात आपने कही जब होमगार्ड की ट्रेनिंग के लिए एग्नेस जाती हैं, और जब आप खुद ट्रेनिंग के लिए गई थी, और ये किताब में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, जो यूनिफॉर्म है वो एक इक्वलाइज़र है। और जब आपके पास लोग आए भी ये कह के, कुछ महिलाएं आई थी आपके पास ऑफिसर्स कि मैम पैंट शर्ट क्यों, साड़ी या सूट, और आपने तब कहा था कि यही वो एक चीज़ है जो ये इस्टेब्लिश कर देती है कि जब आप उस पद पर हैं या आप एक अफसर हैं तो आप एक अफसर हैं, आपका जेंडर बाद में आता है, द फैक्ट दैट यू आर एन ऑफिसर वो पहले आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। एंड हम लोग भी जब पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे तो इसमें बहुत चर्चा होता था कि यूनिफॉर्म चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए। देन हमें याद है कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स बताते थे कि किरण बेदी मैडम जो थी वो कोई भी कंसेशन अपने लिए नहीं मांगी, ट्रेनिंग में नहीं मांगी और ना यूनिफॉर्म में मांगी। तो बाद में मुझे भी ये लगा कि ये ज़रूरी है कि हम लोग एकदम एट पार रहें। जिस दिन हम साड़ी और सलवार कमीज़ और ये पहन के आएंगे तो पब्लिक भी हमें वैसे ही परसीव करने लगेगी। बट यूनिफॉर्म पहन के काम करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि देन यू डोंट बी फेमिनिन। आप यूनिफॉर्म ज़रूर पहनिए लेकिन आप फेमिनिन भी रहिए। दिस इज़ व्हाट द फोर्स नीड्स, दिस इज़ व्हाट द पब्लिक नीड्स, दैट आप अपना ह्यूमन कैरेक्टर, अपना फेमिनिन कैरेक्टर को भी इस एम्ब्रेस करिए और उसको लेके ही आगे बढ़िए। डोंट बिकम माचो एंड दैट कि हम भी ऐसे ही करेंगे और यही काम हम करेंगे, लाठी चलाएंगे या हम सब बहुत फोर्सफुल रहेंगे। A human touch, a sympathetic touch, an empathetic touch is required, and it is not only for the public, it is for your subordinates, it's for your colleagues and everybody, that you should take everybody along with your femininity completely intact.
जो मैम ने एक बात कही मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि क्या होता है कि हम किसी प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं तो एक खांचा तैयार हो जाता है दिमाग में कि इंसान को इसी तरह होना चाहिए। आफ्टर रीडिंग मैडम सर वो खांचा टूटा मेरे लिए, तोड़ा इस किताब ने, और जब आप पढ़ेंगे आप इस बात से और बेहतर रिलेट कर पाएंगे। फॉर द बेटर हुआ ये, क्योंकि ये बताया गया आपको कि भले ही आप एक टफ प्रोफेशन में हैं, एक टफ जॉब में हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा वैसे ही स्टर्न रहेंगे थ्रू आउट। एक औरत है जो जब वो काम करती है तो वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, एट द सेम टाइम केयरिंग भी है, पर जब वो घर जाती है अपने बेटों के पास तो शी इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग मदर। शी मेक्स श्योर कि वो जो साइड वहाँ उनका प्रोफेशनल स्फीयर में दिखता है वो घर पे ना दिखे। और इन दोनों को ये ट्रांजिशन कर पाना भी मुमकिन है और इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाना भी पॉसिबल है, और उसका जीवंत उदाहरण आज स्टूडियो में बैठी हैं हमारे साथ। तो जितना कहूँ इस चीज़ को कि ये इंस्पिरेशनल है उतना कम है, इसीलिए मैं कहती हूँ दैट योर स्टोरी इज़ इंस्पायरिंग एंड दैट इज़ टू से द लीस्ट। आई होप आई हैड अ बेटर वर्ड टू से। इसी को आगे ले जाकर मेरा सवाल है मैम आपसे कि जब हम आईपीएस ऑफिसर्स की बात करते हैं तो एक वर्ड हमेशा सुनने को आता है कि ये लोग बहुत टफ होते हैं। टफ सुनना, उस पर खरा उतरना, बीइंग अ वुमन, ये अपने आप में एक चैलेंज रहेगा। इसलिए नहीं कि औरतें स्ट्रांग हो नहीं सकती, बट इसलिए कि परसीव कर लिया जाता है फ्रेजाइल है, डोसाइल होना चाहिए इनको, या मैं बस ऐसा होता है, हम सब जानते हैं। उसके साथ ही एक महिला आईपीएस ऑफिसर या अधिकारी होने का दुख नहीं होना, अपनी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करके टू बिकम अ लीडर, कि लोग आपको आपके जेंडर से एसोसिएट करना ही बंद कर दें, वो आपको केवल लीडर के तौर पे देखते हैं। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। नाउ दैट यू लुक बैक, कैसा लगता है आपको? क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू पुल ऑफ मैम। अगर मैं कहूँ भी कि शी इज़ अ वुमन आईपीएस ऑफिसर, हम बात भी इसलिए करेंगे कि बिहार की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है, महिला होकर आईपीएस, क्योंकि इस तूल पकड़ती है बात। पर जब हम इतने अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं कि हमें फॉलो करने वाले ये नहीं देखते कि आदमी है या औरत है, वो आपके काम को पसंद करते हैं, वो आपकी डिलीजेंस, आपकी सिंसेरिटी को पसंद करते हैं, लीडर के तौर पे देखते हैं। आप जब ये सब व्हेन यू लुक बैक, कैसा फील होता है आपको, एंड हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन इट? कैसी आपकी, इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक जर्नी दैट यू हैड। थैंक यू। मैं भी सोचती हूँ कि ये मैं कैसे कर पाई और ये कैसे मुझे इतना प्यार मोहब्बत सभी से मिला और आई कुड प्रूव माई सेल्फ टू बी अ लीडर। क्योंकि लाइफ में अब मैं सोचती हूँ कि इतना चैलेंजेस था फर्स्ट वॉट एवर हैपन इन माई लाइफ, जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन ये नौकरी भी ऐसी हुई कि पुलिस की नौकरी हुई। कोई मैं दूसरी नौकरी में भी जा सकती थी, लेकिन मैं पुलिस की नौकरी के लिए सेलेक्ट हुई। फिर उसके लिए हर बार एक चैलेंज कि मेरा पोस्टिंग नहीं हो रहा है, या बीइंग पुश्ड बैक, नहीं आप महिला हैं, आप ये काम नहीं कर सकती हैं। इट वाज रियली अ चैलेंज। लेकिन दो तीन चीज़ मैं ज़रूर सबसे बताना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ सीख बहुत अर्ली इन माय करियर मिला था। हमारे जो डीआईजी थे वो मुझे दो तीन चीज़ बहुत जल्दी सिखाए। उन्होंने एक चीज़ तो कहा हमसे बार बार कि द चेयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्होंने मुझे ये सिखाया और कहा कि जहाँ भी रहो बहुत मेहनत से काम करो। और ये भी कहा कि कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे प्रीडेसेसर्स ने क्या किया था, तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा। तुम ये सोचो कि तुम्हें जिस पोस्ट पे रखा गया है वहाँ तुम क्या काम कर रही हो। और आप देखिएगा कि मेरे किताब में पहले मेरा क्या क्या पोस्टिंग बकवास होता था। मैंने फर्स्ट 8 इयर्स में मतलब ठीक है मैं दानापुर 8-9 महीने के लिए गई और बोकारो भी मैं 3 साल पूरा रही, लेकिन उसके बीच में जो मेरा सीआईडी में पोस्टिंग था कि आप एक एएसपी हैं, जो आज तक कभी कोई एएसपी का पोस्टिंग ही सीआईडी में नहीं हुआ करता था। तो वहाँ भी मुझे याद है कि मैं सारे दिन फाइल्स को बहुत ध्यान से पढ़ती थी और मैं कभी नहीं सोची कि ये फाइल्स को ऐसे ही छोड़ो, क्या है, कौन देखता है। आई वुड रिकॉर्ड और दिन भर 10 बजे सुबह से लेके 5 बजे तक एक छोटे से रूम में बैठ के एक लाइट टिम में बैठ के वो टाइप्ड फाइल्स पढ़ते जाओ, उस पर रिकॉर्ड करते जाओ। बट आई केप्ट डूइंग इट। और मेरे बॉस लोग सोचते थे कि मैं बहुत डिलीजेंट हूँ उन दिनों में। फिर हम दानापुर चले गए, दानापुर में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आईजी ने ये नहीं सोचा कि अच्छा से
वहाँ रही है, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, बट फिर भी उन्होंने सीआईडी में पोस्टिंग कर दिया। पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। लेकिन उस वक्त भी जब मैं सीआईडी में आई थी तो कोई काम ही नहीं था, वो एंटी डाउरी एक्ट का कोई मतलब नहीं था उसको, कोई उससे आप कुछ कर नहीं सकती थी, वो एक्ट इतना वीक था कि कोई केस ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैं 3-4 केस करने लगी, कुछ करने लगी, और सडनली चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा ने उस सेल को चेंज कर दिया, क्राइम अगेंस्ट विमेन कर दिया, तो सडनली क्राइम इतने सारे वहाँ आने लगे। तो आई मेड द पोजिशन इम्पॉर्टेंट। पहले वो कहाँ कोई उस चेयर पे अब छुट्टी पे रहता था या कोई ऐसे ही काम करता होगा, लेकिन आई वर्कड एंड आई मेड द श्योर दैट द चेयर ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट एंड आई ऑल्सो गेव अ लॉट टू दैट चेयर। दूसरा हमको लगता है कि लाइफ में व्हेन इन अ करियर या इवन फॉर अ हाउसवाइफ, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक लाइफ में मेंटर और रोल मॉडल होना चाहिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आप कोई गलत चीज़ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे करें, क्या करें, तो वो आपको एक ट्रैक पे डाल सकता है, लेकिन आपको खुल के बोलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आप सब बात को छिपाते रहिए। एंड आई एक बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट करूं कि मैं कभी कोई चीज़ को छिपाती नहीं हूँ। मे बी ये मेरे फैमिली से ही मैंने सीखा है कि एक जॉइंट फैमिली में रही तो सब चीज़ खुल के बात हो जाता था, तो छिपाने वाली बात नहीं थी, और मैं खुल के बोल सकती थी लोगों को कि भाई मुझे ये हो रहा है, मुझे ये करना है। और जो मेंटर मेरे थे पुलिस में, 2-3 मेंटर, वो चेंज करते रहे, दे गेव मी गुड गाइडेंस, दे गेव मी गुड एडवाइस, उसके बारे में मैंने बार बार लिखा है। तो मैं आपके दर्शकों को भी बोलना चाहूँगी कि लाइफ में एक मेंटर होना जो आपको गाइड कर सके, गाइड करने वाला होना चाहिए, और एक रोल मॉडल भी होना चाहिए। आप किसको सोचती हैं कि आपको इसके जैसा काम करना चाहिए। सो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे लिए ये इट वाज हमारे करियर में ये दोनों चीज़, दोनों तरह के पर्सनालिटीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस रहा था। रोल मॉडल कौन थे आपके? मेरे बार बार रोल मॉडल्स चेंज किए। पहले तो मेरे डीआईजी ही थे जो हमको ट्रेनिंग दिए। बाद में जिस डीआईजी के अंडर में मैंने काम किया, किसी हद तक मिसेस किरण बेदी भी उन दिनों में रोल मॉडल थी, बिकॉज एक वही लेडी थी जो जिनको हम लोग देखते थे, समझते थे। तो उन दिनों में वो एकदम एक राइजिंग स्टार थी, वो थी। फिर हम एकेडमी जब चले गए तो हमारे जो डायरेक्टर मिस्टर अली थे, ही वॉज मुझे लगता है कि वो एक मेरे लिए उन 5 साल में मैं उनसे जितना सीखी शायद कभी नहीं सीखी, और ऐसे ऐसे चीज़ों के संबंध में सीखी जो कोई ट्रेनिंग में नहीं सिखा सकता है। So that was a role model, and then बाद में Mr. Julio Ribeiro was a mentor, and till today he is like a mentor to me and a role model. तो ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा। जूलियो रिबेरो, आई रिमेंबर मैंने पहली बार उनके बारे में जब पढ़ा था, मैंने इंटरेक्शंस कम देखे, बट न्यूज़पेपर में फर्स्ट टाइम आई गॉट टू रीड अबाउट हिम, और उन्हीं के ब्लर्ब्स लिए हुए थे जो वो बोल रहे थे, उनके कोट्स थे, और मैं एक्चुअली शॉक्ड थी। What clarity he has. Big fan I am since then. What clarity he has, ma'am. It is impressive, and वो भी एक understatement है अगर मैं कहूँ तो। He is 90+, लेकिन आप कभी उनसे बात कर लीजिए, कोई भी टॉपिक पे बात कर लीजिए। अभी मैं हाल में बॉम्बे में अपने बुक लॉन्च में गई थी तो मैं उनसे मिली थी। The way he talks, the way he advises is just amazing. बहुत ही उनका सुलझा हुआ दिमाग है। इक्वालिटी के बारे में आपको किसने बताया? क्योंकि घर पे तो हमें पता है कि कंजर्वेटिव माहौल था, पर ये जो जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें, जिसका आपने बहुत ख्याल रखा है 34 साल की सर्विस में, यू मेड श्योर, एंड आप बायस भी नहीं थी कि औरत है तो उसके साथ मैं आई विल साइड विद अ वुमन, आई विल साइड विद अ मैन, आई विल साइड विद द पर्सन हु इज मेकिंग सेंस, हु इज लॉजिकल, हु इज राइट। कौन था मैम? किसको क्रेडिट देती हैं आप दैट, या ये खुद ही डेवलप होता चला गया क्योंकि ग्रूमिंग ऐसी रही आपकी? आई थिंक कि एक तो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे में। राइट एंड रॉन्ग का जब एक सेंस होता है तो फिर बैलेंस भी उसी से हो जाता है। मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कि ये गलत है और ये हम सही कर रहे हैं, तो एक बैलेंस हो जाता है। आई रियली फेल्ट कि विमेन इक्वालिटी तो होना ही चाहिए उनका, लेकिन विमेन को एनकरेज करने के लिए टू ऑलवेज ब्रिंग देम फॉरवर्ड, बिकॉज मैं देखती थी कि, और अपने भी मैं देख चुकी थी कि कैसे आपको पुश बैक किया जा रहा है, पीछे ठेला जा रहा है। तो मैं जब पुलिस में आई तो मैं हमेशा उनको एनकरेज करती थी। अभी हाल ही में एक लेडी ऑफिसर है जो मेरे साथ बहुत जूनियर लेवल पे आके काम करना शुरू की थी, तो
वो मेरे से एक दिन बात कर रही थी, बोली उन्होंने, उसने कहा कि मैम आई वॉज ट्रेन डिफरेंटली बिकॉज ऑफ यू, अदरवाइज आई वुड हैव नेवर रीच दिस लेवल। तो मुझे लगा कि देखो इनके लाइफ में मैं भी इम्पैक्ट कर दी। जैसे वो जब आई ट्रेनिंग के लिए तो द मेल ऑफिसर्स वुड से कि मैम इनको ट्रेनिंग में मत भेज, इनको नाइट राउंड में मत भेजिए, इनसे ये केस नहीं होगा। मैं कहती थी क्यों नहीं होगा, नाइट राउंड क्यों नहीं कर सकती हैं। और जब मैं CISF में थी तो मैं देख रही थी कि वेमेन को रिक्रूट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि CISF एयरपोर्ट पे जा रहा था, इतने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में उसकी पोस्टिंग की जा रही थी जहाँ पे बहुत वेमेन आ रही थी, जहाँ महिलाएं काम करने आ रही थी, उनका चेकिंग करना था और रेजिस्टेंस था टू वेमेन। देन मैं CRP में देख चुकी थी कि महिला बटालियन का कितना यूज़ था। तो मैं भी इनका फोर्सेस में कहने लगी नहीं, वी मस्ट हैव मोर वेमेन, महिलाओं को आना चाहिए। तो एक लगा कि पता नहीं ये कितना बड़ा हम नया चीज़ बोल रहे हैं और कैसे होगा ट्रेनिंग, कहाँ रहेंगी, सभी लोग प्रॉब्लम ही बताने लगे DG को। लेकिन ऐसा कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, रास्ता निकाला जा सकता है। तो मैं उस चीज़ को बहुत एनकरेज करने लगी कि नहीं, इनको आना ज़रूरी है। एंड आई थिंक कि टुडे हर स्टेट में, हर फोर्स में महिलाएं आ गई हैं और उनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। और ये गवर्नमेंट में तो 33% रिजर्वेशन कर दिया गया है। और उसकी ज़रूरत भी है कि वो किया जाए और वेमेन को एनकरेज किया जाए। इस वाले एग्जाम्पल से भी एक चीज़ जो मैं एक्सट्रैक्ट आउट कर सकती हूँ वो ये कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपने उसे वैसे ही प्लेनली नहीं लिया कि आई गो अ स्टेप फर्दर, मैं एक कदम और आगे जाऊंगी। जब हम CID की भी बात करते हैं, जब हम भागलपुर ब्लाइंडिंग्स की बात करते हैं, तो ऑल्दो वो डेस्क जॉब था, बट आप कहती हैं कि वो रिगरस जो रीडिंग थी या वो रिसर्च था, उन फाइल्स को पढ़ना था, वो बहुत काम आया। भागलपुर ब्लाइंडिंग्स मेरे पैदा होने से बहुत पहले की, बहुत सारे व्यूअर्स जो देखेंगे उनके पैदा होने से बहुत पहले के टाइम की बात है, और हमने उसके बारे में पढ़ा है। बट आई रियली वांट द व्यूअर्स टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैम ब्रीफ में जस्ट प्लीज़ फॉर द व्यूअर्स। ये भागलपुर ब्लाइंडिंग से एक अजीब सा घटना था पुलिस में, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में किया गया था। भागलपुर में क्राइम बहुत ज़्यादा था और क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो जेल जाते थे, वो दबंग थे, जेल से बेल हो जाता था, बेल होके निकलते थे तो फिर क्राइम करते थे। तो पुलिस वालों को ये समझ में आने लगा कि इन्हीं को पहले ठीक किया जाए, और उन्होंने उनका आँख निकाल के और एसिड डालने लगे। तो क्राइम बिल्कुल कम होने लगा और पब्लिक का बहुत सपोर्ट था, बिकॉज इस तरह का क्राइम वहाँ हो रहा था कि कभी आप सोच नहीं सकती हैं। जो सबसे वहाँ के ड्रेडेड क्रिमिनल थे वो बॉडीज़ को काट के, पीसेस में काट के गंगा में फेंक देते थे। एक महिला के बारे में मैंने लिखा है कि वो अपने फैमिली के सामने, उसके अपने परिवार के सामने उसका गैंग रेप किया गया, उसका बॉडी पार्ट्स काट दिया गया। तो इस तरह का वहाँ माहौल था। एक ही दिन में पूरे बसेस को लूट लेते थे, कभी कुछ करते थे। तो जो ब्लाइंडिंग हुआ उसके बाद जब इतने सारे ब्लाइंडिंग होने लगा तो बात खुल गई। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, प्रेस में लिखा गया, इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी बनाया। तो फिर हुआ कि गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश इंक्वायरी कमेटी। उस कमेटी में मुझे भेजा गया। तो अब आप देखिए कि पब्लिक सपोर्ट है फॉर द पुलिस ऑफिसर्स, और मैं भी पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं एक पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी करने जा रही हूँ। तो एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था और सारे यंग पुलिस ऑफिसर्स थे, तो ख़राब भी लग रहा था कि अब मैं इन्हीं के अगेंस्ट केस करने जा रही हूँ। लेकिन जिस तरह से हमारे पुलिस में रिकॉर्ड्स होते हैं, वो जिस तरह से रिकॉर्ड लिखा गया था, तो उससे यही होता था कि वो खुद अपने हाथों को बांध लिए थे। पुलिस वाले वैसे ही अपने को बांध लिए थे, क्योंकि रिकॉर्ड ही वैसे केसेस को किया हुआ था। तो उनके लिए कोई एस्केप नहीं था। इट वॉज अ चैलेंज। लेकिन अगेन दिस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कि बिल्कुल गलत था, इसको होना ही नहीं चाहिए था। और उसमें बड़े इनोसेंट लोगों का भी, जो इतने हार्डन क्रिमिनल्स नहीं थे, उनका भी आँख निकाल दिया गया और सारे टाइम उनका ज़िंदगी ख़त्म हो गया। मैंने 24 से लेके 30 साल के लड़के थे, उनका भी आँख निकाल दिया गया था। तो इट वाज़ अ वेरी ट्रैजिक केस। और भागलपुर ब्लाइंडिंग्स में काम करने के बाद मुझे और एक कन्विक्शन हो गया कि पुलिस में गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी पे नहीं करता है
और ये एनकाउंटर्स और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ये सब में आई जस्ट डोंट बिलीव। आई फील कि जो लॉ कहता है आप वही करिए और आप सही पाथ पे चलिए। दैट इटसेल्फ विल गिव यू अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन। जो अगला सवाल पूछूंगी रिटोरिक होगा, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि कानून हम हाथ में नहीं ले सकते, पर जिस इंडिया टुडे के आर्टिकल की आप बात करती हैं कि वो लड़की जिसका उसके परिवार के सामने रिपीटेडली रेप किया गया एंड हर ब्रेस्ट वाज कट, वन ऑफ द ब्रेस्ट वाज कट, और वो आकर ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि हम सपोर्ट करते हैं इनको, कुछ गलत नहीं किया। ऐसे पॉइंट्स पे आके आप क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं कि आप किसको सही बोलेंगे, किसको गलत बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि योर हार्ट गोज आउट टू समबडी, आप सिंपथाइज करते हैं, यू फील बैड फॉर दैट, यू फील बैड फॉर दैट पर्सन, और एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, और जिस तरीके से मिला है वो गलत है, पर वो इंसान सेटिस्फाइड है, उन्हें लगता है कि इसी तरीके से जस्टिस सर्व। तो क्या कभी महकमे में आपके पीयर्स के साथ ये डिस्कशंस होते थे कि हम खुद बटे हुए हैं दो पार्टों के बीच में, कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है कि ये है, बट समटाइम्स एज अ ह्यूमन द हार्ट गोज आउट टू द पीपल हु सफर? नो, इट इज़ डेफिनेटली ट्रू। आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर एक लॉ के पैरामीटर्स में बंधा हुआ है, और उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना संभव नहीं है। बिकॉज लॉ कहता है कि हाँ उस लड़की के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन और भी तो सेक्शन ऑफ लॉ थे, उस केस को ठीक से परस्यू करना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये क्रॉस रोड्स पर हम होते हैं। और मैं एक छोटा सा वो घटना 2 मिनट में बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि एक रोड के किनारे एक माँ बाप एक 5 साल के अपने बच्चे के साथ खड़े थे घर जाने के लिए। सुबह 5 बजे वो गांव आए थे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और बस स्टॉप पे सुबह 5-6 बजे खड़े थे एक छोटे से बच्चे को लेके बस पकड़ने के लिए। सडनली एक आदमी आया और उसने वो बच्चे को उठा लिया, और बगल में ही जाके एक मंदिर था, उसी मेन रोड पे मंदिर पर उसका गला काट दिया, क्योंकि वो उसको कुछ अंधविश्वास था कि देवी को बलि करना चाहिए। उसने उस लड़के को बलि कर दिया। मुझे जब खबर आया तो मैं अर्ली मॉर्निंग भागे भागे गई। जब तक मैं गई तो पब्लिक ने भी उसको पकड़ लिया, और मेन रोड पे था और मंदिर भी मेन रोड पे थे। ये माँ बाप खड़े हैं और उसके सामने ये हो रहा है। उन्होंने हल्ला मचाया, और तब पब्लिक ने उसको बहुत मारा, बहुत पीटा, और वो उतने देर में जब तक मैं पहुंची उसको अधमरा करके, लेकिन हमारा काम है उनको बचाना। सो उनको हम लोग हॉस्पिटल में ले गए, और पुलिस वाले ऑलरेडी ले जा चुके थे, ऑफिसर इंचार्ज। तो मुझे भी ले गए उसको दिखाने के लिए। मैं पूछताछ करना चाहती थी तो पता चला कि ये कुछ अंधविश्वास वाला था ये आदमी। उसको विश्वास था कि बलि करेगा तो कुछ था उसका मन्नत। लेकिन वो बिल्कुल बेहोश था, और डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई बचने का चांस नहीं है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने डॉक्टर्स को भी नहीं कहा कि इसको बचाइए। और मैं सोचती हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है कि वो डायलेमा था, मैं कह सकती थी कि अरे इसको बड़े अस्पताल में ले चलिए, इसको यहाँ ले चलिए, पानी चढ़ाइए। मैंने कहा छोड़ दीजिए, लेट इट बी। एट दैट टाइम आई थिंक आई वॉज अ मदर मोर। एग्जैक्टली। वो बच्चे को, वो मासूम बच्चे का शक्ल अभी भी मेरे सामने है, उसका गला यहाँ से यहाँ कटा हुआ था। तो ऐसे ऐसे केसेस को देख के और सुन के तो लगता ही है कि क्या हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। लेकिन लॉ को छोड़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही। आपके करियर ग्राफ में एक की तो हमने बात कर ली, भागलपुर ग्राइंडिंग्स, और दूसरा था 1984 के जो दंगे हुए थे। मैम 2 छोटे से सवाल है मेरा। पहला ये कि बार बार आप ये बात कहती हैं कि मैं बहुत गिल्ट रिडन थी, आपको थोड़ा ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब माई हार्ट जस्ट वेंट आउट फॉर द ऑफिसर हु वाज सो गिल्टी कि मैं अपने लोगों को छोड़कर चली गई। उसे पता होता तो वो शायद नहीं जाती, और मैं उसे करके बात कर रही हूँ, आप सामने ही बैठी हैं। पर यू डिड नॉट नो, व्हाई डिड यू ब्लेम योरसेल्फ? और दूसरी चीज़ कि जो मेरे साथ बहुत खूबसूरती से सेटल की कि हमें हमेशा ये कहा जाता है, कोई भी इंसान है रो मत एक सर्टेन एज के बाद तो, और लड़कों को तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना होता है, भाई तुम रो क्यों, कमज़ोर हो लड़कियों के जैसे। बहुत लोगों के लिए समझना मुझे लगता है बहुत जटिल होता है कि वो और कुछ नहीं है, वो आपको कमज़ोर नहीं बता रहे, वो भावनाएं हैं, बस बह निकलती हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड आई सी व्हेन यू वेंट एंड टॉक्ड टू द विक्टिम्स ऑफ द राइट्स, आप जाती हैं, वो बात करते हैं, आपको हक करके एक औरत अपनी व्यथा बताती है और आप वहीं रो पड़ती हैं उनके सामने। और ये 1-2 बार नहीं, कई बार हुआ है, और आप ये कहती भी हैं कि आई एम नॉट अशेम्ड, कि अगर मैं किसी से बात करते हुए एम्पथाइज करती हूँ और मैं रो दी, इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ।
तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए मैम, एक तो दूसरी बात तो वो तो अप्रिसिएशन है, बट पहला जो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि व्हाई डिड यू फील गिल्टी एंड रिपीटेडली यू केप्ट फीलिंग गिल्टी कि मैं होती तो सिचुएशन और बेहतर हैंडल हो जाती? क्योंकि ऐसा था कि मैं वहाँ नहीं थी, छुट्टी पे थी जब ये हो गया। जब मैं आई तो आई वाज सो शॉक्ड, और मुझे गिल्टी इसलिए लगा कि मैं होती तो ये नहीं होता। एंड द किलिंग्स वाज सो मैसिव, मतलब 69 पीपल हैड बीन किल्ड, करीब 69 बॉडीज़ हैड बीन रिकवर्ड, एंड आई मेड श्योर दैट एवरी केस वाज रजिस्टर्ड, हर केस को रजिस्टर हो जाना चाहिए। और ये जो महिलाएं आई, एक पूरा फैमिली का मैंने कहानी लिखा है कि 5 बच्चे थे, उनके पेरेंट्स का डेथ हो गया, एक 2 साल का छोटा बच्चा था। सो एवरी इंसिडेंट हमारे लिए लगता था कि शायद हम रहते तो कुछ तो ऐसा हम बचा सकते थे। और हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि पास्ट में भी बहुत सा घटना हो चुका था, जैसे हज़ारीबाग जेल से जब हज़ारीबाग आर्मी से जब लोग निकले थे अपना एक प्रोसेशन में, तभी भी हम अपने शहर को शांत रखे थे। मुझे लगता था कि शायद मैं रहती तो डिप्लॉयमेंट ठीक से होता, मेरे रहने से ही लोग डरते। तो मे बी दैट वाज द रीज़न आई केप्ट फीलिंग गिल्टी, एंड आई एज अ मदर, एज अ वुमन, एज अ पुलिस ऑफिसर, मैं हर तरह से आइडेंटिफाई कर रही थी विद द पब्लिक कि उनको कितना परेशानी हुआ जब ये लोग हमारे को बिल्कुल पकड़ के कहने लगे कि आप आ गई, क्यों गई। चीफ मिनिस्टर तक को उन्होंने जाके कह दिया कि अगर मैडम को छुट्टी देना तो हमसे पूछ के दिया करिए भविष्य में। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री विथ मी, वो लोग ज़्यादा मेरे से सपोर्टिव हो गए। तो मुझे एक अजीब सा लगने लगा कि जहाँ मुझे लोगों को मुझसे गुस्से में होना चाहिए, वहाँ लोग हमको इतना मोहब्बत और प्यार से देख रहे हैं कि उस इमोशन को शायद मैं हैंडल नहीं कर सकती थी। और यस, सिख रायत सी नहीं, मैं कई बार अपने करियर में, इन माय पुलिस करियर, आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू टीयर्स। और इसका एक रीज़न है, मैं सोचती हूँ कि सर्टन इमोशंस इन लाइफ आर यूनिवर्सल। अगर एक बच्चे का कुछ हो जाए तो मैं माँ बन जाती हूँ। अगर किसी के हस्बैंड को कुछ हो जाए तो मैं एक वाइफ बन जाती हूँ। एंड ये मैंने देखा कि इट इज़ नॉट ओनली ट्रू इन द सर्विस वेर यू आर वर्किंग, इफ़ यू गो टू अमेरिका, यू गो टू यूरोप, यू गो टू एनी प्लेस, वाई सेम थिंग एवरीवेयर। एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, द रिलेशनशिप between the mother and daughter, father and parents and daughter, between your children and you, between your husband and wife, it is all the same, universal है। और वो रोल हम हमेशा अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसलिए आई थिंक एंड दैट इज़ व्हाट आई फील कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी फेमिनिन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ह्यूमन, एंड वैल्यूज़ आर सो इम्पॉर्टेंट इन आवर करियर। बोकारो में कितना प्यार मिला मैम आपको, और जब आपकी फेयरवेल हो रही थी, आई कुड पिक्चर दैट, वो लिखा भी इतना विविड है और आप उसको जी रहे होते हैं साथ साथ। आई गॉट टियरी व्हेन आई वाज रीडिंग इट कि ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड कम डाउन कि मैम को फेयरवेल देंगे, वो जा रही हैं, और आप खुद इमोशनल हो गई थी। हाँ। और ये यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ आपने काम किया आपको बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। इवन द मैन हु वर अंडर यू, जिनको आप कमांड करती थी, ट्रेन कर रही थी। हाउ डू यू हैंडल सो मच लव एंड एडमिरेशन? डज इट बिकम ओवरवेलमिंग एक पॉइंट के बाद कि कभी संभाले नहीं संभलता वाली फीलिंग आती है? नो, आई थिंक हमारे लिए पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मैं पहले भी कहती हूँ कि अगर कोई मुझे कहे कि अब एक बंद कमरे में कंप्यूटर लेके काम करिए, जैसे मैं अब आजकल के बच्चों को अपने घर में देखती हूँ कि 6-6, 7-7 घंटा ये बैठ के काम करते हैं, मैं नहीं कर सकती। मुझे ज़रूरी है कि मैं किसी के साथ काम करूँ। और ऑफिस में भी मेरे सबॉर्डिनेट्स हों, मैं उनके लिए भी कंसर्न हूँ, मेरे कलीग्स हैं उनके लिए भी कंसर्न हूँ। एंड आई ऑलवेज लाइक टू गो बियॉन्ड द ऑफिशियल रिलेशनशिप। मैं रिलेशनशिप्स बिल्ड करती हूँ। सो मुझे वाइफ्स चिट्ठियाँ लिखती हैं, मुझे बच्चे चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे एक लड़का लिखा कि मैंने अपने ग्रैंडफादर से हंटर वाली के संबंध में सुनी थी। हंटर वाली एंड आई लाइक टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीपल। एंड एक मेरा और बहुत बड़ा कमिटमेंट है दैट इफ़ एनीबडी आस्क मी फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई डोंट, मैं उसको टालती नहीं।
मैं उस काम को जितने हद तक कर सकती हूँ ज़रूर करने का कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती अरे क्या मैं तो अब रिटायर कर गई। नहीं, अगर मैं कोई दूर दराज का भी काम किसी ने मुझे कहा है, रिक्वेस्ट किया है, तो पहले मैं ये सोचती हूँ कि ये जायज़ काम कह रहा है कि नहीं, और अगर ये जायज़ उसका काम है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उसका काम मैं हेल्प कर दूँ जितना भी मैं कर सकती हूँ। भले वो काम हो सकता है कि अंत में नहीं भी हो, लेकिन बहुत बार मेरे इंटरवेंशन से जो सही काम है हो भी जाता है। सो आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लाइक टू बी विथ पीपल। मैं ये आइसोलेशन में नहीं रह सकती। एंड यू लव इट, यू And I एंजॉय love इट, it. इसलिए I वो कभी love- ओवरवेलमिंग नहीं होता। आखिरी 2 सवाल है मेरे। पहला ये कि मैडम सर का हीरो तो मेरे सामने बैठा है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ में एक बहुत ही सटल नॉन अनकन्वेंशनल हीरो रहे, मैं राकेश सर की बात कर रही हूँ, आपके हस्बैंड की। आई रियली वॉन्ट यू टू ब्रीफ अस थोड़ा सा अबाउट दैट लव स्टोरी दैट ब्लॉसम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका फेथ इंटैक्ट किया इन एवरीथिंग। वापस आप कहती हैं, बहुत क्रेडिट भी देती हैं उनको सटल तरीके से। 2 IPS ऑफिसर्स, पता नहीं मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट दे आर लेडीज़। तो एक ने मुझे लिखा है कहीं से कि मैं मैम आपके हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ, हाउ डिड ही सपोर्ट यू सो मच। और एक ने लिखा है कि अगर आपके कोई भी कैरेक्टर को मैं मिलना चाहती हूँ तो मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ। सो नाउ आई थिंक दैट माई yes, my husband has been very very supportive, और in many quiet ways he has been supportive. बहुत बार हम लोग का पोस्टिंग्स, आपने मैंने बुक में भी लिखा है कि ओवरनाइट मेरी पोस्टिंग हो जाती थी। कभी कभी तो लगता था कि पता नहीं मैं कैसे वहाँ जाऊँगी परसों सुबह, और माय हस्बैंड वुड देन स्टेप इन। एंड अभी भी अगर कोई मैं उलझन में फंस जाती हूँ तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्या रास्ता इसका निकल सकता है। एंड ही ऑलवेज गिव्स मी अ बैलेंस्ड एडवाइस। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं पहले तुम जाओ फिर मैं आऊँगा, या बच्चे किसके साथ जाएंगे। 99% ऑफ द टाइम बच्चे मेरे साथ जाते थे कहीं भी पोस्टिंग में, और हर 3 साल पे पोस्टिंग होती थी, बट ऑफन नहीं भी जा सकते थे, तो ही वुड स्टेप इन एंड मेक श्योर कि ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल। तो एक तो वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और दूसरा कि जब भी कोई चीज़ में हम फंस गए हैं या लगता है कि एक अब हम इधर जाएं कि हम उधर जाएं, तो ही हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, सेइंग कि नहीं ये ऐसे करो, इसको ऐसे आगे बढ़ाओ। एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी म्यूचुअल, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन इक्वली सपोर्टिव हम कहेंगे, एंड दैट इज़ वाई we have been able to take out the best in our careers. मैम का करियर इतना ग्लोरियस, इतना इंस्पायरिंग रहा है कि इनसे बातें तो होती रहेंगी। तो अभी रैप करना पड़ेगा, बिकॉज मैं जितना बोलूँ उतना कम रहेगा, इट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड लाइक एनीथिंग। पर हाँ, ये इंटरैक्शन बिना यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक मैसेज के कर देना कंप्लीट बेमानी होगी। तो आखिरी एक छोटा सा मैसेज उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा की तैयारी करें उनको मैं कहना चाहूँगी कि एक तो बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन अपने पढ़ाई पर। ये नहीं कि जो आपको फोकस है, जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना है उस पर बिल्कुल अच्छे ढंग से फोकस करना चाहिए, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। बहुत बार मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ या लड़के सोचते थे कि मुझे नौकरी भी कर लेना चाहिए, मुझे ये भी करना। मैंने वैसे ज़रूर किया, बिकॉज मेरे पास कोई उस वक्त ऑल्टरनेटिव नहीं था, मेरा एज चला जाता, मुझे ये सिचुएशन में डाल दिया गया था, मुझे पढ़ना भी था, एमए भी करना था ना। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लीजिए तो पूरे कंसंट्रेशन में उसको लीजिए, बिकॉज वो लिमिटेड आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स अलॉटेड है, नंबर ऑफ़ इयर्स में आपको उसको करना है, और अगर आप एकदम सीरियस स्टूडेंट हैं तो उस समय में आप इसको ज़रूर कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। और दूसरा कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक गाइड रखिए। प्लीज़ गो टू अ कोचिंग सेंटर एंड टेक एडवाइस फ्रॉम देम। वो आपको सही रास्ता बताएंगे कि आजकल कौन सा सब्जेक्ट सही चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है, क्या किताब पढ़ना चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। ये आप अपने आप पढ़ के, अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट हैं, देयर आर गर्ल्स एंड बॉयज़ जो इंटरनेट से ही पूरा करके निकल जाते हैं, लेकिन जो वैसे नहीं हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि एक गाइड के पास ज़रूर जाएं। इट हेल्प्स, इट डेफिनेटली हेल्प। जैसे मिस्टर राव ने हमें हेल्प किया, मैं कहूँगी कि आप गाइडेंस भी लीजिए, लेकिन फोकस और डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए।
इधर उधर नहीं सोचने लगना चाहिए कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। जब इनकी कहानी पढ़ रही थी तो निदा फाजली की एक नज़्म है, मैं जीवन हूँ, वो बार बार जहन में चल रही थी मेरे। तो उन्हीं लाइन से आज का एपिसोड मैं रैप करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के साथ, इस स्टोरी के साथ बहुत खूबसूरती से वो बैठती हैं, एकदम फिट बैठती हैं। तो वो लाइंस कुछ ऐसी हैं। वो जो फटे पुराने जूते गांठ रहा है वो भी मैं हूँ। वो जो घर घर धूप की चांदी बांट रहा है वो भी मैं हूँ। वो जो उड़ते परों से अंबर पाट रहा है वो भी मैं हूँ। वो जो हरी भरी आँखों को काट रहा है वो भी मैं हूँ। सूरज चांद निगाहें मेरी, साल महीने राहें मेरी। कल भी मुझ में, आज भी मुझ में, चारों ओर दिशाएं मेरी। अपने अपने आकारों में जो भी चाहे भर ले मुझको, जिसमें जितना समा सकूं मैं उतना अपना कर ले मुझको। हर चेहरा है मेरा चेहरा, बेचेहरा एक दर्पण हूँ मैं। मिट्टी हूँ मैं, जीवन हूँ मैं। ऐसी ही एक जीवनी से आज हमने प्रेरणा ली। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी नोट पर विदा लेती हूँ। देखते रहिए दिल आलन टॉक। शुक्रिया।